नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पीवी वायरस से दुनिया भर में खौफ। चीन के वुहान में स्कूल बंद। डब्ल्यूएचओ ने चीन से वायरस पर रिपोर्ट मांगी। 10 दिन में एचएमपीवी वायरस के 500 से ज्यादा मामले पड़ चुके हैं। एचएमपीवी से चीन में हालात बिगड़ने लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, चीन के वुहान में फिर से स्कूल बंद। डब्ल्यूएचओ ने चीन से वायरस पर रिपोर्ट मांगी। 10 दिन में एचएमपीवी के मामले 529% बढ़े। इस वक्त की बड़ी खबर, एचएमपीवी से चीन में बिगड़ने लगे हालात। चीन के वुहान में फिर से स्कूल बंद। डब्ल्यूएचओ ने चीन से वायरस पर मांगी रिपोर्ट। 10 दिन में एचएमपीवी के मामले 529% बढ़े। इस वक्त की बड़ी खबर, एचएमपीवी से टेंशन में आया डब्ल्यूएचओ। चीन से मांगी ज्यादा जानकारी कि आप एचएमपीवी वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी साझा करिए। वुहान में एचएमपीवी से हालात बिगड़ने लगे हैं। डब्ल्यूएचओ ने इसकी जानकारी भी मांगी है कि क्या कुछ इस वक्त वुहान में चल रहा है। भारत, मलेशिया, जापान, कजाकिस्तान, यहाँ पर एचएमपीवी वायरस के मरीज मिल चुके हैं। लेकिन जो अहम पॉइंट है वो ये पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है कि चीन के बाद स्पेन में एचएमपीवी वायरस के कारण हालात बिगड़े हैं। आपको यहां पर यह समझना होगा, चीन के बाद स्पेन में हालात बिगड़ने लगे हैं। और स्पेन यूरोप का देश, कुछ इसी तरह से 2020 में इटली में, चीन के बाद इटली में हालात खराब हुए थे कोरोना के कारण। और अब हम देख रहे हैं कि चीन के बाद स्पेन में एचएमपीवी वायरस के कारण हालात बिगड़े हैं। ब्रिटेन में भी एचएमपीवी वायरस पहुंच चुका है। भारत में अब तक 5 राज्यों में 8 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। तो ये एचएमपीवी वायरस को लेकर जो जानकारी आ रही है वो बेहद चिंताजनक कि 529% मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जो चिंताजनक है। लेकिन स्पेन, चीन, भारत, मलेशिया, जापान, कजाकिस्तान, ब्रिटेन, यहां पर एचएमपीवी वायरस जो है वो अपने पैर पसारता हुआ नजर आया है। लेकिन इसके लक्षण क्या हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। एचएमपीवी वायरस के लक्षण फ्लू या सर्दी जुकाम की तरह ये होता है। बुखार इसमें तेज आता है, खांसी होती है, नाक बहना लगातार जारी रहता है, कभी कभी घबराहट आपको हो सकती है। सांस की समस्या भी इस वायरस के बाद हो रही है। कोरोना की तरह फैल रहा है ये वायरस। खांसने या छींकने से ये वायरस फैलता है, छूने से भी संक्रमण फैल रहा है। लेकिन हमने पिछले 3 दिनों से लगातार डॉक्टर से एचएमपीवी वायरस पर बात की। डॉक्टर ने यही कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। हो सके तो आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। चलिए इसी बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया कनाडा का नया मैप। ट्रंप ने मैप पर लिखा स्टेट ऑफ यूएसए। अमेरिका अब और सब्सिडी नहीं देगा। ट्रंप बोले ग्रीनलैंड को भी अमेरिका में मिलाना चाहते हैं ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा का नया मैप शेयर किया है। ट्रंप ने मैप पर लिखा स्टेट ऑफ यूएसए। अमेरिका अब और सब्सिडी नहीं दे सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया ग्रीनलैंड
को भी अमेरिका में मिलाना चाहते हैं ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया कनाडा का नया मैप। ट्रंप ने मैप पर लिखा स्टेट ऑफ यूएसए। अमेरिका अब और सब्सिडी नहीं दे सकता। ग्रीनलैंड को भी अमेरिका में मिलाना चाहते हैं ट्रंप। चलिए, कनाडा बनेगा अमेरिका का हिस्सा, यह समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा ऑफर, अमेरिका का राज्य बने कनाडा। कनाडा को ट्रंप का सब्सिडी से इनकार। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर छीनने की भी धमकी दी है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। तो पनामा नहर छीनने की भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। 1999 तक पनामा नहर पर अमेरिका का कंट्रोल था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन पनामा नहर पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ग्रीनलैंड को भी कंट्रोल में लेने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ब्रिक्स देशों को दी ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी। तो 1999 में पनामा पर अमेरिकी कंट्रोल था, लेकिन उसके बाद ये पनामा को सौंप दिया गया और अब चीन पनामा पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया है कि वो पनामा नहर पर फिर कब्जा कर सकता है। वे ग्रीनलैंड को लेकर भी कंट्रोल की बात उन्होंने कही है। ब्रिक्स देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही है, लेकिन एक कदम आगे जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर लिख दिया है स्टेट ऑफ यूएसए, अमेरिका का एक राज्य। और इससे जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के लोगों को काफी मिर्ची लगी है, काफी परेशानी हुई है उनको। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और क्लेवर ये बता रहे हैं कि वो इस बार कुछ बड़ा करने वाले हैं। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी। अनफॉर्चुनेटली आज शुक्रिया सर, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है जी। कोई बात नहीं सर, कोई इशू नहीं। हमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, वो हम आपका ऑडियो से ले लेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जिस प्रकार से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा का मैप शेयर किया और स्टेट ऑफ यूएसए उस पर लिख दिया, क्या इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के? क्या वाकई में एक सीरियस इशू ये बनता जा रहा है कि कनाडा को अमेरिका का एक राज्य बनाया जाए, स्टेट बनाया जाए, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जस्टिन ट्रूडो को एक चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? सर राजेश जी, थोड़ा सा अगर आप अमेरिका के इतिहास में जाएं तो इन्होंने पास्ट में भी जो है फ्रेंच से एक लुसूनिया जो स्टेट है उसे खरीदा था और फिर बाद में इन्होंने रशिया से अलास्का खरीदा था। तो मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिवाइव कर रहा अपनी अमेरिका की जो पुरानी पॉलिसी है टू ग्रैब दी प्रॉपर्टी। अभी जो मंगलवार को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि हम जो है ग्रीनलैंड को भी लेना चाहते हैं, पनामा कैनाल को भी लेना चाहते हैं और कनाडा को भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं। तो इसमें क्लियर कट ये एक प्रकार का इंडिकेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का एक तो क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया अमेरिका को बनाना चाहता है। दूसरा, उसके ग्रीनलैंड के अंदर और पनामा के अंदर अपने रणनीतिक और सामरिक इंटरेस्ट भी हैं। अब वो कनाडा को जो है वो पिछले एक महीने से बार बार एक प्रकार का जो है बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि कनाडा को जो है 51st स्टेट ऑफ यूएस बन जाना चाहिए ताकि उनको व्यापार में भी फायदा होगा और उनके सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी अमेरिका देख पाएगा। अभी हाल ही में जो उन्होंने अपना एक लेटेस्ट मैप इशू किया है अपने सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने कनाडा को 51st स्टेट बनाया है, तो इसके ऊपर जो है काफी रिएक्शन भी आए हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा
कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार के एक्शन लेते हैं, क्या वो चलिए, इकोनॉमिक। ये 20 जनवरी के बाद क्लियर हो पाएगा सर, लेकिन फिलहाल नजर बनी रहेगी। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, तालिबान के सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को धमकाया, अफगान शरणार्थियों पर जुल्म ना करें पड़ोसी। डोरन लाइन पर पाक तालिबान में चल रही टेंशन, तालिबान कमांडर ने ईरान को भी समझाया कि हमसे दूर रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान के सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को धमकाया, अफगान शरणार्थियों पर जुल्म ना करें पड़ोसी। डोरन लाइन पर पाक तालिबान में चल रही टेंशन, तालिबान कमांडर ने ईरान को भी समझाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान की पाकिस्तान को धमकी, आर्मी चीफ फसीहुद्दीन का बयान, अफगान शरणार्थियों पर जुल्म बंद हो, उनको जबरदस्ती ना निकाले पड़ोसी देश। पाक ने अफगानियों को जेल में डाल रखा है और ये संख्या 8 से 10 हजार से ऊपर बताई जा रही है। नेक्स्ट ग्राफिक्स, डोरन लाइन पर दोनों के बीच टेंशन चल रही है। पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के अंदर की थी, उसके बाद से तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बदला लिया था, लेकिन अब तालिबान के सेना प्रमुख की तरफ से कह दिया गया है कि पड़ोसी शरणार्थियों पर जुल्म ना करें, हमसे दूर रहें, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल दिनेश शर्मा सर, आज जिस प्रकार से हमने अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच टेंशन देखी और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक बदले में अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की पोस्टों पर हमला, और अब ईरान के साथ भी अफगानिस्तान की अनबन, क्या कुछ होने वाला है पाकिस्तान के बॉर्डर पर सर? अफगानिस्तान के आर्मी चीफ की ये जो वार्निंग आई है, ये वार्निंग उन्होंने उस समय दी है जिस समय की अभी हाल ही में कल की बात है कि जो एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर शाहबाज के, उन्होंने कहा है कि अगर अफगान तालिबान ने हमारे ऊपर किसी प्रकार का दोबारा से हमारे ऊपर कोई हमला करते हैं तो हम दोबारा से एयर स्ट्राइक करेंगे और हम इसका बदला लेंगे। अब इसका जो है आज की तारीख के अंदर बहुत जटिल समस्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को कंट्रोल करें, जो कि अफगान तालिबान कहते हैं कि वो हमारे गेस्ट हैं, हम उनके खिलाफ किसी प्रकार का भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। साथ में हाल ही में टीटीपी ने एक वार्निंग दी है कि अब जो है वो जो आर्मी के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट चलाई जाती हैं, जैसे फौजी फर्टिलाइजर्स है, डीएचए उनकी हाउसिंग है, उनके बैंक है, हम उन इंस्टॉलेशन को टारगेट करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम उन सिविलियंस को भी टारगेट करेंगे जो इन फौजी इंस्टॉलेशन के अंदर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हैंडल करने में जो इनकी पॉलिसी रही है पहले भी और अभी हाल ही के दिनों में, वो एक ठीक पॉलिसी नहीं रही है। इन्होंने डिप्लोमेटिक रूट अपनाने की बजाय जो है इन्होंने अपनी पावर दिखाना शुरू किया और इनके अपने कुछ इंटरेस्ट थे कि जिससे ये एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाहते थे विदाउट नोइंग कि अफगान कम्युनिटी किस प्रकार की है। उन्होंने यूएसएसआर को नहीं टिकने दिया, उन्होंने अमेरिका को नहीं टिकने दिया। तो पाकिस्तान अगर उनको दबा लेगा तो ये पाकिस्तान इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी जो है मुसीबत पैदा करेंगे और उनके लिए काफी तकलीफ करेंगे। और हाल ही में जो पाकिस्तान ने कहा है, ये वखान कॉरिडोर के ऊपर जो है इन्होंने कुछ हरकतें की हैं, जिसको कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है, जो उनकी सरकार है, वो किसी भी हालत में जो है वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होने देंगे। जी राजेश जी। कर्नल दिनेश शर्मा सर, लेकिन क्या जो जनरल मुनीर की ये जनरल मुनीर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि एक तरफ
तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी है, और अब हम देख रहे हैं कि तालिबान के साथ भी संबंध बिगड़े हैं। तो किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखिए साहब, ऐसा है कि इनके लिए जो है अभी प्रॉब्लम्स जो हैं चारों तरफ से हैं। पहला हम बात कर लेते हैं चाइना का। तो चाइना ने सी पैक प्रोजेक्ट को जो है बंद कर दिया। जो उनकी मदद का जो नलका होता था वो उन्होंने टाइट कर दिया, बिकॉज ये लोग जो है चाइनीज नेशनल्स को सिक्योरिटी नहीं प्रदान कर पाए। दूसरा जो है, इनके अंदर जो सियासी मामले चल रहे हैं इस समय, जो स्टैग्नेशन आ चुकी है पीटीआई की वजह से और जो क्राइसिस है, तो उसके लिए भी ये लोग जिम्मेवार हैं। और तीसरा जो इन्होंने एक अपना नया फ्रंट खोल लिया है अफगान तालिबान के साथ, तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज इनकी जो बेसिक पॉलिसीज हैं, ये अपना जो काउंटर टेररिज्म की जो पॉलिसी है वो डिकेड ओल्ड पॉलिसी है, होल्ड क्लियर देन हैंड ओवर, वो कार्रवाई को अब ये पुरानी हो चुकी है। ये लोग जो है हर जगह जो पाकिस्तान आर्मी है अपने आप को घुसना चाहती है। जो टास्क जो है पुलिस ने या फ्रंटियर कोर ने करने हैं, ये वहां भी घुस जाते हैं और उनकी अथॉरिटी को जो है अंडरमाइन करते हैं। इसलिए जो है पाकिस्तान आर्मी के लिए और जनरल जो है इनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उसके लिए दुनिया भर की प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी होने वाली हैं। लास्टली मैं कहूंगा कि अब इन लोगों को एक प्रकार का और डर बैठ गया है। अभी हाल ही में जो है इंडिया ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है अगेंस्ट पाकिस्तान एयर स्ट्राइक इन अफगानिस्तान। सो वी हैव शोड आवर सॉलिडेरिटी विद दी अफगानिस्तान। तो चलिए, उस वजह से भी मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। सीरिया को लेकर होने जा रही क्या नई जंग? तुर्की इजराइल के बीच टेंशन बढ़ने लगी है। नागेल कमेटी ने नेतन्याहू को चेताया है। सीरिया में तुर्की का प्रभाव नई चुनौती बनेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया को लेकर क्या होने जा रही फिर से जंग? सीरिया को लेकर फिर होने जा रही जंग। तुर्की इजराइल में मंडराए युद्ध के बादल। नागेल कमेटी ने नेतन्याहू को चेताया। सीरिया में तुर्की का प्रभाव बनेगा चुनौती। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। सीरिया में फिर होगी जंग। सीरिया पर कब्जा चाहते हैं एर्दोगन। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का सपना साकार करना चाहते हैं एर्दोगन। HTS के पीछे तुर्की ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। नागेल कमेटी ने लेकिन तुर्की पे जो रिपोर्ट दी है वो चौंकाने वाली है। इजराइल को फिर से जंग की तैयारी करनी होगी। ईरान से ज्यादा बड़ा खतरा इस वक्त तुर्की है। F-15 फाइटर जेट, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन, सैटेलाइट खरीदने पर जोर देना होगा। आयरन डोम, डेविड, स्लिंग, एरो सिस्टम ये खरीदने होंगे। इजराइल वर्सेस तुर्की में क्या फंस जाएगा अमेरिका और नेटो? ये कर्नल दिनेश शर्मा सर से हम समझने की अब कोशिश करेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जिस प्रकार से सीरिया को लेकर हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू में और कहीं इजराइल में और अमेरिका में एक टेंशन बढ़ने लगी है, यहां पर अमेरिका और नेटो का क्या रोल होगा? क्योंकि दोनों ही, चाहे इजराइल हो चाहे तुर्की हो, दोनों ही अपना प्रभाव वहां पर बढ़ाना चाहते हैं। सब राजेश जी, हाल ही के दिनों में तुर्की जो है एक मजबूत रीजनल पावर के तौर के ऊपर उभर रहा है। उसके अपने इंटरेस्ट हैं, उसके अपने सपने हैं कि वो ऑटोमन अंपायर को जो है दोबारा से रीबिल्ड करना चाहता है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए तुर्की जो है वो फुली जो है वो सपोर्ट कर रहा है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सीरिया के अंदर, केयर टेकर गवर्नमेंट कह लीजिए, जहाँ ये जो HTS की गवर्नमेंट है वो उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और वो अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है और इजराइल की को जो है एक प्रकार से उसकी ताकत को अंडरमाइन करना चाहता है। ये है बेसिक उसका एम। इसके साथ जो है उसके खुद के भी तुर्की के अपने राष्ट्रीय हित हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कुर्दिश फोर्सेस को जो कि सीरिया के अंदर हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ताकि उसका अपने देश के ऊपर भी जो कुर्दिश लोग रह रहे हैं उनको वो कंट्रोल कर सके। लेकिन अब ये बड़े अजीब सी बात है
कि एक देश के अंदर दो नाटो के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे के बरखिलाफ लड़ रहे हैं। अमेरिका जो है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो कि लेड जी। बाय कुर्दिश उनको सपोर्ट कर रहा है, और तुर्की जो है वो सीरियन आर्मी को कर रहा है। अब आती है बात इजराइल की। इजराइल को जिस प्रकार से ये एडवाइस मिली है उनके नेशनल कमीशन के द्वारा, जो कि 2023 के अंदर एस्टेब्लिश किया था, वो सबसे पहले समझते थे कि ईरान जो है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अब जिस तरह से डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, अब उन्होंने असेस कर रहे हैं कि तुर्की के साथ भी उनके युद्ध होने के चांसेस हैं, और इजराइल को अपने आप को हर प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। उसकी पूरी की पूरी डिपेंडेंस जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर नहीं रह सकती है। किसी हाल में अगर उसको पूरा सपोर्ट नहीं मिलता तो इजराइल जो है मिलिटरली सो मच ऑफ स्ट्रांग होना चाहिए। अब तुर्की जो है वो कैसे करेगा, वो डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगा इजराइल के, लेकिन वो इजराइल का इन्फ्लुएंस जो है वो कम करेगा, क्योंकि तुर्की जो है वो हथियारों का एक बहुत बड़ा कंपटीटर बन के आ रहा, वो सस्ते दामों के ऊपर और बहुत जल्दी डिलीवरी जो है वो कंट्रीज को दे रहा है। तो वो इन्फ्लुएंस करेगा इजराइल से जो कंट्रीज उनसे सामान खरीदते हैं, मिलिट्री हार्डवेयर, उनको वो इन्फ्लुएंस करेगा कि वो प्रॉक्सी का इस्तेमाल भी कर सकता है। जिस प्रकार से हमने ईरान को देखा, कुछ वैसा ही टर्की भी प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके एक नई मुसीबत, एक नया चैलेंज इजराइल के सामने खड़ा कर सकता है। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की एक और, ईरान को इजराइल अमेरिका के हमले का खौफ, परमाणु ठिकानों के पास ईरान का युद्धाभ्यास, ईरान ने तैनात किए नए एयर डिफेंस सिस्टम, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही हो सकता है हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को इजराइल अमेरिका के हमले का खौफ, परमाणु ठिकानों के पास ईरान का सैन्य अभ्यास, ईरान ने तैनात किया नया एयर डिफेंस सिस्टम, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही क्या एक हमला ईरान के ऊपर हो सकता है? जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास। ईरान को सता रहा हमले का डर, IRG गार्ड्स ने अभ्यास किया है, लगातार कर रही सैन्य अभ्यास, परमाणु ठिकानों को बचाने का अभ्यास किया जा रहा है। परमाणु ठिकानों के पास नए एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें कि रूस के बने S-300 शामिल हैं, उनको तैनात किया गया है। और अमेरिका और इजराइल से हमले का इस वक्त खौफ है। डोनाल्ड ट्रंप से इस वक्त खौफ में है ईरान, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी है, और इसी को लेकर टेंशन इस वक्त ईरान के अंदर है, खामनेई के अंदर है। सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा, IRG लगातार अभ्यास कर रही है। अभ्यास इस बात का किया जा रहा है कि कहीं हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना ना बनाया जाए, और खतरा इस बात का कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने वाले। कितनी पॉसिबिलिटी है सर? राजेश जी, ईरान को डर है और एक प्रकार का खतरा है कि 20 जनवरी के बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मेरे प्रति क्या नजरिया होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावों के दौरान एक बार ये स्टेटमेंट दी थी कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक करना चाहिए था। ये जो उन्होंने उस समय बोला था। अब इनके पुराने टेन्योर को देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट लाइक ईरान, और उनके प्रति किसी प्रकार का भी कोई खास जो है लव लॉस नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं कि जहां तो ईरान अपने परमाणु इम्प्लीमेंटेशन को स्टॉप करता है, या फिर अमेरिका इजराइल मिलके जो है इसको तबाह करेंगे। बिकॉज इजराइल और अमेरिका जानते हैं कि अगर ईरान एक परमाणु शक्ति बन जाता है तो वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक सबसे पावरफुल कंट्री होगा, और वो अमेरिका और इजराइल के जो इंटरेस्ट हैं उनको खतरे में डाल सकता है। तो आज की तारीख में मेरा मानना है
कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कन्फ्रंट्रेशन होगी। अगर नेगोशिएशन नहीं सफल होते हैं तो देयर आर चांसेस कि यूएस एंड इजराइल जो है इसके एटॉमिक ठिकानों को नष्ट करेगा। नष्ट लेकिन कर इसकी सकते हैं। और जिस रिपरकेशन प्रकार जो से हमने होगी, देखा कि हमास और हिजबुल्लाह की ताकत को कम किया गया और सीरिया में बशर अल असद की विदाई की गई और अब हुती को टारगेट बनाया जा रहा, तो अगला निशाना ईरान भी हो सकता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दिनेश शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।